हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी को एक नया और इंपोर्टेंट क्लास में स्वागत करता हूं कि आज के क्लास में हम यूएनसीआरपीडी जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यूएनसीआरपीडी, उसका रोल क्या है, उसका रिकमेंडेशन क्या था, प्रिंसिपल क्या था और उसका क्या क्या आर्टिकल है, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कसन करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। अबाउट यूएनसीआरपीडी, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में आपको दे दिया एक चार्ट के फॉर्म में, तो आपके पास पूरा प्रिसाइज फॉर्म में आपको एक मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो अबाउट यूएनसीआरपीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो उसका ड्राफ्ट कब बनाया गया था? 13 दिसंबर 2006 को। तो उसका साइन कब हुआ? 13 मार्च 2007 को। कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, एंड कब से इफेक्टिव रहा? 3 मई 2008 से, मतलब 3 मई 2008 से उसका इंप्लीमेंट किया गया। कंडीशंस यानी 20 रेटिफिकेशंस था, 20 कंडीशन के ऊपर उस पर काम किया गया था। सिग्नेटरी कितने थे? 164 ने उसके ऊपर वोट दिए थे। पार्टीज कितने थे? 192 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किए थे। तो डिपोजिटरी कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूएनसीआरपीडी, यानी कब हुआ था, कैसे हुआ, कितना ड्राफ्ट, कितना सिग्नेटरीज थे, कितना पार्टी शामिल हुए थे, कहां हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि डिसेबिलिटी एज पर यूएनसीआरपीडी, यानी यूएनसीआरपीडी के हिसाब से डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? सो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी इंक्लूड दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपायरमेंट्स whose interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others। तो कितना बड़ा डेफिनेशन दिया है। उसका मतलब क्या है कि दिव्यांग व्यक्तियों में हम उनको शामिल कर सकते हैं जिसके पास फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक कुछ बाधाएं हैं, मानसिक बाधाएं हैं, बौद्धिक और संबंधित अक्षमताएं हैं, जो कि विभिन्न बाधाओं के साथ अंतक्रिया में समाज में दूसरों के समान स्तर पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यानी कितना बड़ा डेफिनेशन ने यूएनसीआरपीडी ने दिया। तो हर एक एस्पेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया। क्या क्या इंक्लूड किया कि हम उनको डिसेबिलिटी बोल सकते हैं जिसके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है, सेंसरी डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और समाज के किसी भी काम में उसको जो पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए नहीं दिया जाता है उसको हम डिसेबिलिटी मान सकते हैं। तो ये रहा डिसेबिलिटी का डेफिनेशन एज पर यूएनसीआरपीडी। नेक्स्ट देखो उसका पर्पस क्या था। वो जो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी ऊपर, उसका मतलब मकसद क्या था, पर्पस क्या था? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स and fundamental freedoms by all persons with disabilities and to promote respect for their inherent dignity। तो उसका पर्पस क्या था कि हम सभी व्यक्तियों को किसी भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो उनका एक सम्मान देंगे, उसको रेस्पेक्ट करेंगे और उसका जो सेल्फ डिग्निटी है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे और समाज का जितना सारा मानव अधिकार है तो उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे। जैसे कि एक भी व्यक्ति का डिसेबिलिटी के आधार पर उसका किसी भी ह्यूमन राइट्स का जैसे कि हनन ना किया जा सकता है, तो उसके ऊपर हम काम करने को बोलते हैं हम यूएनसीआरपीडी का मकसद था, पर्पस था ये कन्वेंशन लाने का। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एज पर यूएनसीआरपीडी। इसे एक ना दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। सो यू हैव टू क्या मेमोराइज या अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उसको समझेंगे क्या है प्रिंसिपल्स। Respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons। यानी हम उसको एक फ्रीडम देंगे, उसका पर्सन्स का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या पसंद है, वो डिसेबिलिटी भी क्यों ना हो तो उसका पसंद भी है ना, तो उसका पसंद के हिसाब से हमको उसका ह्यूमन राइट्स को एंश्योर करना। ओके, यानी इसका इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को क्या फ्रीडम प्रोवाइड करना। नेक्स्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी बिना भेदभाव रखना, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव सोसाइटी, समाज में उनका संपूर्ण पार्टिसिपेशन रहेगा और इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी।
तो उनका क्या डिसेबिलिटी के माध्यम से भी तो उनको कैसे हम इंश्योर करेंगे समाज का एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन पाने के लिए, तो उसको हम एक प्रिंसिपल मानते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन के भीतर एक हम इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। रेस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। मतलब हम सभी डिसेबिलिटी बच्चों को भी हमारा उनका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो राइट्स है, उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे, उसके ऊपर भी यूएनसीआरपीडी ने रिकमेंड किया था। सो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट आर रिकमेंड बाय द यूएनसीआरपीडी, यानी कौन से आर्टिकल में किसके बारे में कहा गया है आज पर यूएनसीआरपीडी। जैसे कि आर्टिकल 5 ने कहा है कि इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी सभी को एक समानता प्रदान करेंगे, उसको नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करेंगे। आर्टिकल 6 ने किसके ऊपर काम किया कि वुमेन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब हर एक वुमेन का जो डिसेबिलिटी होते हैं उसके ऊपर को आर्टिकल 6 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 7 ने चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी को काम किया था। ओके, आर्टिकल 8 ने अवेयरनेस राइजिंग, मतलब हमको एक क्या समाज में क्या सचेतनता क्रिएट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, किसके बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ये रहा आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 किसके ऊपर काम करता है कि एक्सेसिबिलिटी को रिकमेंड करता है। एक्सेसिबिलिटी यानी हम सभी बच्चों को कैसे वो एजुकेशन सेक्टर को में अपना भागीदारी जाहिर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, रैम्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ब्रेली सिस्टम का एनहांस नहीं करेंगे, वो कैसे खुद को एक नॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में खुद को शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकेगा ना। इसीलिए हमको एक्सेसिबिलिटी पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 9 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 10 किस पर काम किया था कि राइट्स टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 10 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 11 ने किस पर काम किया था सिचुएशंस ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, जो कि समाज में लोगों के भीतर एक इमरजेंसी क्रिएट करेगा, किसी भी क्या दुर्घटनाओं को लेकर हो सकता है, डिसेबिलिटी को लेकर हो सकता है, उसके ऊपर आर्टिकल 11 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 12 ने इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, यानी लॉ के हिसाब से हमको इक्वल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस, यानी उसको समान न्याय प्रदान करेंगे। आर्टिकल 14 जो कि लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्संस, मतलब उसको सुरक्षा के ऊपर जोर दिया था आर्टिकल 14 ने, ये डबल हो गया है गलती से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15 ने किसके ऊपर किया था कि फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट। और आर्टिकल 16 ने फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, वायलेंस एंड अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 16 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 17 प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन्स, हर एक बच्चों का, हर एक व्यक्ति का इंटीग्रिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आर्टिकल 17 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 18 जो कि लिबर्टी ऑफ मूवमेंट एंड नेशनैलिटी, आर्टिकल 18 ने किसको बोला था कि हम लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, यानी हम खुद को हमारा आजादी से हम कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, और नेशनल यानी जो जातीयतावाद होता है उसके ऊपर हम पार्टिसिपेट करने के लिए आर्टिकल 18 ने रिकमेंड किया था, यानी लिबर्टी ऑफ द मूवमेंट एंड नेशनैलिटी। आर्टिकल 19 लिविंग इंडिपेंडेंट एंड बीइंग, मतलब हम खुद को आजादी से जीना, आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 पर्सनल मोबिलिटी, वो जो कि तीन समान, थोड़ा बहुत समान आ रहा है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है लेकिन कंसेप्ट समान है। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारा भाव क्या है, हमारा सोच क्या है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 21 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 22 रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, हम सभी। आर्टिकल 23 रेस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली, परिवार को रेस्पेक्ट करना, जिस जो भी डिसेबिलिटी फैमिली रहेगा उनका फैमिली को भी हम रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समाज में हम क्या करते हैं ना, एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि हम उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, समाज उसको अलग मानते हैं, तो उनका फैमिली ऐसा है कि हमारे अभी भी समाज में कहीं ना कहीं पर ये चीज दिखाई देता है ना। आर्टिकल 24 एजुकेशन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि हमारे एजुकेशन से ये आ सकता है कि एजुकेशन रिलेटेड यूएनसीआरपीडी का कौन सा आर्टिकल रिकमेंड किया है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 हेल्थ के ऊपर रिकमेंड किया था। आर्टिकल 26 हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन पर जोर दिया था। आर्टिकल 27
वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट को जोड़ दिया था, मतलब उसको हम क्या नियुक्ति प्रदान करेंगे, कुछ ना कुछ काम उसको प्रोवाइड करेंगे डिसेबिलिटी बच्चों को भी। आर्टिकल 28 एडेक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोटेक्शन, हम उनको एक नॉर्मल लोगों के जैसे जीते हैं उसी हिसाब से उनको कुछ को एक एडेक्वेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, सोशल प्रोटेक्शन यानी समाज में उसको सुरक्षा देना। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, वो जो डिसेबल्ड बच्चे भी रहेंगे वह डिसेबल्ड व्यक्तियों का कैसे पॉलिटिक्स फील्ड में भी राजनीतिक क्षेत्र में कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आर्टिकल 29 ने रिकमेंड किया था। आर्टिकल 30 पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, रिक्रिएशन, लीजर एंड स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट के सेक्टर में कैसे बच्चे रिजल्ट बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आर्टिकल 30 ने रिकमेंड किया था। जैसे कि हर साल हमारा क्या जब भी ओलंपिक्स नॉर्मल ओलंपिक्स होता है उसके साथ साथ भी पैरा ओलंपिक्स गेम होता है, पता है या नहीं, हम कर रहे हैं क्यों कि हमारा स्पोर्ट के सेक्टर में भी यूएनसीआरपीडी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंड किया था आर्टिकल 30 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी आंतर्जातिक सद्भावना, आंतर्जातिक सहयोग भी चाहिए अगर हम सही मायने में यूएनसीआरपीडी के हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन को हर एक बच्चों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग यूएनसीआरपीडी का रिकमेंडेशंस यानी आर्टिकल्स, प्रिंसिपल्स एंड उसका कंसेप्ट क्या है और उसका रिकमेंडेशन क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा और उसको आपको थोड़ा बहुत मदद किया तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। और इतना, थैंक यू।